Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and from this session we'll be starting with the previous year questions of the year 2016. So we'll be doing it in two parts. One today and the next part will be tomorrow. And every week now we'll be taking, some comprehension passages from the previous year questions. So let's begin with the session. But before we go any further, let me tell you about a comprehensive guidebook that we have launched for you. Now, if you are a beginner, if you are starting out with CSAT preparation, this comprehensive guidebook, which is absolutely free of cost, 0 rupees for you, you can download it from the description of the video. It covers everything from strategy to syllabus to sources and everything that you need to know if you start preparing for CSAT exam. So go download this book and get benefited from it. Let's begin with the session, guys. So we'll be practicing level 1 and level 2 passages here. So how do we do this? We read the questions first and then we look at the passage. So question is, which one of the following is the best explanation of the above passage? So we have to see basically the crux of the passage. So let's read the passage. Disruption मतलब तोड़ मरोड़ जिसको हम बोलते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन. So disruption of traditional institutions, identifications and loyalties is likely to lead to ambivalent situations. Ambivalent means जिसके दो आउटकम हो सकते हैं. Ambi means दो, राइट. सो डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे जो पौराणिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, लॉयल्टीज़ हैं, धर्म से, संस्कृति से, अगर वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिसरप्ट होते हैं, तो उससे दो आउटकम बन सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सम पीपल मे रिन्यू देयर आइडेंटिफिकेशन विद ट्रेडिशनल ग्रुप्स. हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशनल ग्रुप्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उनको रिन्यू कर ले, वेर एज अदर्स अलाइन दमसेल्व्स विद न्यू ग्रुप्स एंड सिंबल्स इमर्जेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. तो क्या कह रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने पुराने जो अपने विचार हैं, जो उनकी आइडेंटिटीज हैं, उन पे चले जाएं. कुछ शायद हो सकता है कि नए ग्रुप से एसोसिएट करें, नई आइडेंटिटी बना लें, नए सिंबल्स को फॉलो करने लग जाएं. और जो नए सिंबल्स जो इमर्ज होते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ना पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स नहीं, मतलब जो देश में बदलाव आते रहते हैं. कभी आप गुलाम थे, कभी आपके ऊपर किसी का राज था, कभी राज शासन था, राजा थे, कभी कुछ था, तो कभी सल्तनत थी, तो कभी डेमोक्रेसी हो गई है. तो जैसे जैसे हमारे पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे लोगों के आइडेंटिटीज बदलते रहते हैं. ये कह रहा है वो. कुछ पुराने पे भी रहते हैं, कुछ बदल भी जाते हैं. उसने आगे क्या कहा है? इन एडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉस्टर ग्रुप अवेयरनेस. जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उससे ग्रुप अवेयरनेस बढ़ती है, कि मतलब समाज में अवेयरनेस बढ़ती है ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्लास, ट्राइब, रीजन, क्लैन, लैंग्वेज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड अदर्स. जैसे जैसे आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, पहले इतनी दूर दराज का नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता है कि किस एरिया में कौन रहता है, कहाँ पे कौन सी धर्म के, जात के, पात के, कौन सी भाषा बोलने और कौन से धर्म के लोग रहते हैं. सो इसकी अवेयरनेस भी बढ़ती है. ये कहना चाह रहा है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से. अब उसने पूरे इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, अब अपने ऑप्शन देखते हैं. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट अ यूनिलीनियर प्रोसेस फॉर इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डीके. सही कह रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक तरफा रास्ता नहीं है. उसमें दोनों चीज़ें होती हैं. कई बार ग्रोथ भी देखने को मिलती है और कई बार डीके भी देखने को मिलता है. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल सोसाइटीज सक्सीड इन रेजिस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको रेजिस्ट करने में सक्सीड हो जाती हैं. ऐसा गलत है. उसने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो पुराने विचारों के रह जाते हैं, कुछ हैं जो बदल जाते हैं. फिर उसने क्या कहा? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ टू ब्रेक अवे फ्रॉम लिंगरिंग लॉयल्टीज़. अब ये देखो कि इम्पॉसिबल है अपनी लिंगरिंग लॉयल्टीज़ से हट जाना. ऐसा नहीं है गाइस. ऐसा देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन है. एक्सट्रीम ऑप्शन को हम वैसे कभी सही नहीं मानते. और ये उसने क्लियरली कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर चिपके ही रहते हैं या उनसे हट नहीं पाते. दोनों काम होते हैं. कुछ बदल भी जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं वापस. और नेक्स्ट, सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टीज इज कंड्यूसिव टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट. कि ट्रेडिशनल लॉयल्टीज की सस्टेनेंस होना वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव है. कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ती है ट्रेडिशनल लॉयल्टीज के सस्टेनेंस से, मतलब उनके ऑनगोइंग प्रोसेस है. ये गलत है. उसने कहा कि गाइस जैसे जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा ऐसे ऐसे पुरानी लॉयल्टीज खत्म होती जाएंगी. तो आई थिंक द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज ऑप्शन ए. कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट अ यूनिलिनियर प्रोसेस फॉर इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड डीके.
के बदलाव भी देखने को मिलते हैं और कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं इससे। सो दैट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। आगे पढ़ते हैं इस नेक्स्ट पैसेज पे। ये एक लेवल 2 पैसेज है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, अजम्पशंस पढ़ने नहीं है आपको guys, बस क्वेश्चन देखना होता है, तो अजम्पशन हम पढ़ के देखेंगे, ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोपेस्टिसाइड्स, के बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये ढूंढना है। तो उसने, अब हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर उसमें बायस आ जाता है, राइट। तो स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है आपने। तो अजम्पशन ढूंढनी है और हमें कि एक बायोपेस्टिसाइड, तो मतलब ज़रूर पैसेज किसी कोई ना कोई एग्रीकल्चर बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड है। तो अब पढ़ते हैं guys, देखना। मैनी फार्मर्स यूज सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, के बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं टू किल इन इन्फेस्टिंग इंसेक्ट्स, के जो कीटनाशक, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स बहुत सारे फार्मर यूज करते हैं। Many farmers use synthetic pesticides to kill infesting insects. The consumption of pesticides in some of the developed countries is touching 3000 grams, मतलब 3 किलो पर हेक्टेयर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंच चुकी है। Unfortunately, there are reports that these compounds possess inherent toxicities and that endanger the health of the farm operators, consumers and the environment. लेकिन अब रिपोर्ट से क्या पता चल रहा है कि ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है, दे पोजेस इनहेरेंट टॉक्सिसिटीज, मतलब वो जहरीले हैं, एंड दे एंडेंजर हेल्थ ऑफ फार्म ऑपरेटर्स, मतलब किसानों की, कंज्यूमर्स खाने वालों की, और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आर जनरली परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंट, जनरली वो परसिस्टेंट होती है, मतलब वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती environment में। So synthetic pesticides are generally persistent in environment. Entering in food chain, they destroy the microbial diversity and cause ecological imbalance. और food chain में घुस के वो क्या destroy कर देती हैं? They destroy the microbial diversity and they cause ecological imbalance. ये कह रहा है वो, ड्यू टू द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। देयर इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब उनका अंधा आंख बंद करके यूज करना, देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अमंग इंसेक्ट्स टू इंसेक्टिसाइड्स, और इसी वजह से इंसेक्ट्स ने उनके टूवर्ड्स एक रेजिस्टेंस बना ली है। So they have developed a resistance among insects to insecticides, upsetting of balance in nature and resurgence of treated populations. So it is upsetting the balance in nature and resurgence of treated populations. उनको दोबारा से, मतलब जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पहले ट्रीट किए जा सके हैं, उनकी रिसर्जेंस हो जाती है, बिकॉज वो अब धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल यूजिंग द बोटानिकल पेस्टिसाइड्स, नेचुरल पेस्ट जो हैं, सो नेचुरल पेस्ट जो मतलब नेचुरल जीव जंतु हैं जो पेस्ट हैं, कंट्रोल यूजिंग द बोटानिकल पेस्टिसाइड्स इज सेफर। सो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल यूजिंग बोटानिकल पेस्टिसाइड्स इज सेफर टू द यूजर एंड द एनवायरनमेंट, के मतलब हमें बोटानिकल मतलब जो बायोलॉजिकल या जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं वो बेटर रहते हैं, दे आर सेफर टू द यूजर एंड द एनवायरनमेंट बिकॉज दे ब्रेक डाउन इनटू हार्मलेस कंपोनेंट्स विद इन आवर्स और डेज, क्योंकि वो फटाफट से डिकम्पोज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स विद पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, और ऐसे प्लांट्स जिसमें पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, हैव बीन इन नेचर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स विदाउट एनी इल और एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम, कि ऐसे नेचुरल जो पेस्टिसाइडल प्लांट्स हैं वो हमेशा से नेचर में रहे हैं, उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता इकोसिस्टम पे, दे आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय मैनी माइक्रोब्स कॉमन इन मोस्ट सॉइल, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उनसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बनी रहती है, ऑफ प्रेडेटर्स एंड द रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन मतलब एनवायरमेंट की खराबी भी कम होती है, एंड ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड्स भी कम होते हैं। बोटानिकल पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेटेड फ्रॉम प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो नेचर में डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड देयर यूज इन क्रॉप प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिकल सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, के उनको यूज करना एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो उसने यहाँ पे पहले बताया कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स क्यों खराब हैं, और फिर बताया कि बोटानिकल पेस्टिसाइड्स क्यों अच्छे होते हैं। अब पढ़ते हैं गाइस, अब हमने उसने क्या ऑप्शन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द अजम्पशंस हैव बीन मेड। सिंथेटिक पेस्टिसाइड शुड नेवर बी यूज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, कि उसको कभी भी यूज नहीं किया जाना चाहिए
ऐसा नहीं है guys, देखो उसने कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में उनका यूज़ बहुत हाई है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। तो जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है वहाँ तो उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेट कर दिया करो गाइस। वन ऑफ द एम्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू इंश्योर मिनिमल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो एक एम है वो क्या है, एक मिनिमम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना, जो उसने कहा भी है, बिल्कुल ठीक बात है। बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं? नहीं। अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव होते तो फिर तो सिंथेटिक को यूज़ ही क्यों करते हैं हम? ठीक है, अफेक्टिव कम होते हैं, ये और ये कहीं पे मेंशन भी नहीं किया है पैसेज में, सो हम इसको भी ट्रू नहीं मान सकते। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 2 इज द राइट आंसर। और फिर हमें ढूंढना है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोपेस्टिसाइड्स? दे आर नॉट हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। दे आर परसिस्टेंट इन एनवायरनमेंट, नहीं। ये हमें बायोपेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड परसिस्टेंट होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स नहीं, वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। एंड थर्ड, दे आर एसेंशियल टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम, यस, के उनसे बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहती है। सो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड द पैसेज एंड देन कम टू द राइट आंसर, राइट। चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हमें ढूंढना है कि एक लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस जो हम पैसेज में से ढूंढ सकते हैं। तो चलो पैसेज पढ़ते हैं। प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड अ गुड जॉब इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोडक्टिव जॉब्स होना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड अ गुड जॉब इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब अगर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी लानी है, सभी को मतलब गरीबी से निकालना है, तो उसके लिए एक अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्टिव जॉब्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और एक अच्छी जॉब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज़रूरी है। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया में क्या हालत है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज सजेस्ट, लेकिन दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट किया जा सकता है, बट द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर कंट्रीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विल हैव टू श्रिंक if per capita incomes in agriculture are to go up substantially। कि per capita dependence जो एग्रीकल्चर पे है उसको कम करना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर में इनकम अगर ग्रो करनी है तो, हाई करनी है तो। वाइल इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग जॉब्स, इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट कर रही है, टू मैनी सच जॉब्स आर लो प्रोडक्टिविटी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब्स आ रही हैं लेकिन वो लो प्रोडक्टिविटी और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब लेबर वाली जॉब्स हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यस, इन मतलब वो मजदूरों वाली जॉब्स है। ऑफरिंग लो इनकम्स, जिसमें इनकम लो है, लिटिल प्रोटेक्शन एंड नो बेनिफिट्स, के लो इनकम है, थोड़ी ही प्रोटेक्शन है नाम मात्र, और बेनिफिट्स तो है ही नहीं। सर्विस जॉब, सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस जॉब्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। सर्विस सेक्टर की जॉब हाई प्रोडक्टिविटी की होती है, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विसेज हैज़ बीन स्लो इन द रिसेंट ईयर्स। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होना चाहिए सर्विस सेक्टर में वो बहुत स्लो रहा है पिछले सालों में। तो अब ये प्रॉब्लम उसने डिस्कस की है। अब उसमें क्या इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है, ऑप्शन पढ़ता है। वी मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। कि हमें हाईली प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर जॉब में हमें बढ़ोतरी लानी पड़ेगी टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू द हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग तो हाईली प्रोडक्टिव है ही नहीं, एंड सर्विस सेक्टर टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन। ये तो गलत हो गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हाईली प्रोडक्टिव है ही नहीं। Next, we must create conditions for the faster growth of productive jobs outside of agriculture, even while improving the productivity of agriculture. Yes, कि हमें बाहर भी productive jobs की creation देखनी पड़ेगी और हमें productivity agriculture की भी देखनी पड़ेगी। तो this is better. Fourth देखते हैं, we must emphasize the cultivation of high yielding hybrid varieties and genetically modified crops to increase the per capita income in agriculture। कि एग्रीकल्चर में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करें और हाइब्रिड वेराइटीज़ को हमें एम्फोसाइज करना चाहिए। ये पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है। अब बचे थे अपने पास ए एंड सी, जो दोनों ठीक थे, लेकिन सी इज़ द बेटर ऑप्शन क्योंकि वो दोनों की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की भी बढ़े और बाहर जो प्रोडक्टिव जॉब्स हैं वो भी ज़्यादा हों, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज़ द राइट इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गाइस अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है कि हम जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसीलिए हमने एक बहुत ही एलाबोरेट कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है ओनली फॉर सी सेट।
सिर्फ सी सेट की प्रिपरेशन जो हम अंडर 100 आवर्स आपको प्रिपेयर करते हैं सी सेट में, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग। अब इस कोर्स में द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो चेक आउट द ऑफरिंग्स। इसमें सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी अवेलेबल राइट फ्रॉम डे वन। आपको सारे कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस एंड इन द सिनेरियो ऑफ द पेपर। फिर वीकली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं हम हर वीक, जिसमें हम आपके डाउट लेते हैं, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी एग्जाम्स की डेट से पहले, ताकि आपको दोबारा से ब्रशअप किया जा सके। सो देर इज़ अ वेरी गुड discount that is going on the course, so go check out the link that is given in the description of the video and get benefited from it. और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो you can always call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So I wish you all the very best. I'll see you again in the next session tomorrow. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the exam. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow. Happy learning to all of you.